मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन मध्य प्रदेश के 6वें मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह जी के बारे में बात करेंगे। राजा नरेश सिंह जी मध्य प्रदेश के 6वें, गैर कांग्रेसी दूसरे और आदिवासी पहले मुख्यमंत्री थे और ये सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। ये मात्र 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे, फिर इसके बाद इन्होंने इस्तीफा देकर ये संन्यास ले लिया अन्य राजनीतिक जीवन से। इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, विधायक पद से इस्तीफा दिया और संन्यास ले लिया। इनका जन्म 21 नवंबर 1908 में हुआ था। इनके पिता राजा बहादुर जवाहर सिंह थे। ये भी राजा थे, सारंगगढ़ के राजा थे। इनका विवाह 1942 में हुआ था। इनकी जो पत्नी थी वो भी रॉयल फैमिली से थी, मालगुजार पत्नी थी। इनकी पत्नी का नाम ललिता देवी था। और मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह जी के इस्तीफे के बाद इन्होंने संवित सरकार में मुख्यमंत्री पद का आसीन हुए, उसकी शपथ ली और उनकी ये उम्मीद थी कि हम लगातार इसके बने रहेंगे। मगर गोविंद नारायण सिंह जी अपने कुछ विधायकों के साथ संवित सरकार छोड़ करके कांग्रेस में वापस आ गए, जिससे ये अल्पमत में आ गए और इस्तीफे के अलावा इनके पास कोई रास्ता था नहीं। राजमाता सिंधिया का विचार ये था कि कुछ कांग्रेसी तोड़ करके ये ले आएंगे और जनसंघ के साथ मिलकर सरकार फिर चल जाएगी, मगर वो संभव हो नहीं पाया और ये इनको इस्तीफा देकर संन्यास लेना पड़ा। ये सारंगगढ़ के राजा थे और इन्होंने 1948 को जब भारत स्वतंत्र हो गया तो अपना जो रियासत थी इसको इन्होंने भारत गणराज्य में विलय करा लिया और ये भारत के अभिन्न अंग, इनका जो राज्य था वो भारत के अभिन्न अंगों में से आ गया। ये कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से थे। ये इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और 1952 से ये सारंगगढ़ में बराबर चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे और ये हर बार इन्होंने चुनाव जीता। ये पहले बार रविशंकर शुक्ला जी, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके साथ ये मंत्रिमंडल में भी रहे और इन्होंने उसके बाद भी कई बार मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया गया और इन्होंने कई विभागों का कार्य, कई दायित्वों को बहुत निर्वाहपूर्वक इन्होंने निभाया। ये सरकार और आदिवासियों के बीच में सेतु को काम करते थे। उस वक्त सरकार स्वतंत्र हुआ था, देश सरकार नहीं बनी थी, मध्य प्रदेश का भी गठन उस वक्त नहीं हुआ था, ये मध्य भारत में आता था और इन्होंने दोनों के बीच में अच्छा वो किया, क्योंकि ये आदिवासी बहुत बड़ा नाम था इनका, बहुत बड़ा नेता थे ये आदिवासियों के और आदिवासियों के लिए इन्होंने काम किया। ये दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा में विधायक बन के आए, ये चुनाव जीते। इसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों के ऊपर अपनी राजनीतिक विरासत दे दी और उसके बाद ये इन्होंने संन्यास ले लिया। इनकी बेटियां और इनकी पत्नी ने इनकी कमान संभाल ली। 1969 में जब इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और विधानसभा से भी इस्तीफा दिया तो इनकी पत्नी इनके विधानसभा क्षेत्र से, जो कि पुसौर था, निर्विरोध चुनाव जीती। इनका इतना प्रभाव था कि इनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा और इनकी पत्नी निर्विरोध विधानसभा में चुनाव जीत के पहुंच गई। 1967 में इनकी पुत्री रजनीगंधा लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई और लोकसभा सदस्य बन गई। इनकी दूसरी पुत्री कमला देवी विधानसभा के सदस्य रही और विधायक बनी रही। इनके पुत्र भी एक बार विधानसभा में चुनाव जीते, शिशिर बिंदु सिंह नाम था उनका, ये भी एक बार विधानसभा में चुनाव जीते और विधानसभा के विधायक रहे। 17 साल विधायक रहने के बाद ये 17 साल से 15 साल ये मंत्री रहे और 13 दिन ये मात्र मुख्यमंत्री रहे। इनका जो
कार्यकाल था या जो इनका जो समय था वो हमेशा ये पावर में रहे, मजबूती से रहे और इन्होंने अपना हर काम बहुत अच्छे से निभाया। कांग्रेस छोड़ने के लिए भी लोगों का दो अलग अलग मत हैं। पहला मत है कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया था जब गोविंद नारायण सिंह जी इस्तीफा देने की तैयारी में थे। राजमाता का इनको साथ मिला और राजमाता ने को ये उम्मीद थी इनसे कि ये कुछ विधायक लेके वापस कांग्रेस में छोड़ के आ जाएंगे, कांग्रेस को छोड़ के आ जाएंगे और जनसंघ का साथ मिल जाएगा और सरकार बन जाएगी। मगर गोविंद नारायण सिंह जब गए तो अकेले नहीं गए, कुछ विधायकों को लेके गए, जिससे ये अल्पमत में आ गए और इनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कांग्रेस छोड़ने की और इनको संन्यास लेना पड़ा। दूसरी जो कहानी है लोगों की वो इनके दामाद है। इनके दामाद जो थे उनका नाम था डॉक्टर प्रवेश मिश्रा। उनका कहना था कि इंदिरा जी के कहने पे इनने बगावत की थी। इंदिरा जी चाहती थी कि मध्य प्रदेश में एक चेहरा हो जो गोविंद नारायण सिंह की जगह ले और उसके लिए उस चेहरे को बना के इनका उपयोग किया गया और इन्होंने उसकी बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाई। इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन खत्म कर दिया, अपने राजनीतिक भविष्य खत्म कर दिया और ये हमेशा हमेशा के लिए संन्यास की तरफ चले गए। 1970 में लोग कहते हैं कि इंदिरा जी ने खुद इनको फोन करके बोला कि आप चुनाव लड़ें लोकसभा का, मगर ये उस स्थिति में नहीं थे और इंदिरा जी की ये बात काट भी नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने अपनी पुत्री को चुनाव लड़ाया और वो लोकसभा से निर्वाचित हो गई। इन्होंने एक बार जो संन्यास लिया फिर ये लौट के कांग्रेस में नहीं आए या राजनीति में नहीं आए और आखिरी में इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हो गई और आदिवासियों ने एक अपना नेता हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। कांग्रेस ने अपना एक नेता हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद। मित्रों, मैं अमरेश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना YouTube चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन मध्य प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री श्री गोविंद नारायण सिंह जी के बारे में बात करेंगे। गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 25 जुलाई 1920 में रामपुर बघेलान में हुआ था। ये विंध्य क्षेत्र का इलाका है, वहां हुआ था। इनके पिताजी जो थे अवधेश प्रताप सिंह, ये रीवा रियासत के प्रधानमंत्री भी थे, महामंत्री भी थे और ये जब विंध्य प्रदेश बना अंग्रेजों के जमाने में तो ये उसके प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। इनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। इनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थे। इन्होंने इनकी शुरू की शिक्षा जो है MA LLB करने के बाद इन्होंने बनारस से PhD की और ये साहित्यकार भी थे, ये पत्रकार भी थे और इनके साथ कई इनकी खूबियां जुड़ी रही हमेशा। 1941 में गोविंद नारायण सिंह जी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार किए गए और जेल भेज दिए गए। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने किया तो भी ये गिरफ्तार हुए और जेल में रहे। 1944 तक इनको 2 वर्ष के लिए जेल सजा हुई और 2 वर्ष तक ये जेल में रहे। 1946 से और 1947 के अंत तक ये बनारस विश्वविद्यालय में टीचिंग का कार्य करते थे, अध्यापक थे ये और ये बच्चों को पढ़ाया करते थे। 1948 में भारत जब स्वतंत्र हो गया तो इन्होंने IAS की परीक्षा पास की और ये IAS होके विंध्य क्षेत्र में ये असिस्टेंट रीजनल कमिश्नर की पोस्ट पे इनकी पहली नियुक्ति हुई, मगर इनको वो काम जमा नहीं। मात्र 2 दिन इन्होंने नौकरी करने के बाद IAS सर्विस से इस्तीफा दे दिया और ये पूरी तरीके से राजनीति में फिर प्रवेश कर गए। 1952 के पहले चुनाव में ये अपने पिताजी की सीट से
चुनाव लड़े और ये विधायक बन गए। उसके बाद ये लगातार चुनाव लड़ते रहे और ये जीतते रहे। 1963 में जब काटजू जी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से पीछे हट गए तो इन्होंने पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा की लॉबिंग की और उनको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग था और ये उनके काफी करीब हो गए। मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा बन गए और ये उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। किंतु अगले चुनाव में ये तो रामपुर बघेलान से चुनाव जीत गए, मगर अमरपाटन से इनके करीबी मित्र या द्वारका प्रसाद मिश्र जो मुख्यमंत्री थे उनके करीबी मित्र गुलशन अहमद चुनाव हार गए और उन्होंने आरोप लगाया कि मैं जो चुनाव हारा हूं वो गोविंद सिंह जी के कारण हारा हूं और उन्होंने लिखित शिकायत हाईकमांड को की। इससे बड़ा हल्ला मचा और डीपी मिश्रा से भी, द्वारका प्रसाद मिश्रा से भी इनकी कुछ दूरियां होती चली गई, क्योंकि द्वारका प्रसाद मिश्रा भी वैसे बहुत कड़क थे, स्ट्रिक्ट थे और बहुत सैद्धांतिक पे चलने वाले आदमी थे, सिद्धांतवादी थे। एक बार की बात है कि विधानसभा में इन्होंने कुछ मालवा के लिए बोला तो एक आवाज आई कि आप अपने विभाग तक सीमित रहें। ये आवाज पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा की थी। इनको बड़ा ठेस लगा और इनको बुरा भी लगा कि मेरे को भरी सभा में इन्होंने मुझे टोक दिया। इस सब के होते हुए जब गुलशन अहमद चुनाव हारे तो द्वारका प्रसाद मिश्रा ने इनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया, जिससे ये बहुत ज्यादा आहत हुए, रुष्ट हुए और धीरे 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 करके ये इनके मन में उनका विरोध होता चला गया। इसी बीच द्वारका प्रसाद मिश्रा में और राजमाता सिंधिया में विवाद हुआ। पचमढ़ी के एक सम्मेलन में मिश्रा जी ने राजवंश के लिए कुछ बोल दिया, जो मैं आपको पहले एपिसोड में बता चुका हूं। उसकी वजह से राजमाता जी भी मौके पे थी, अपने द्वारका प्रसाद मिश्रा के विरोधियों को इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने गोविंद नारायण सिंह को पकड़ा और गोविंद नारायण सिंह भी धीरे धीरे, क्योंकि इनसे रुष्ट होते चले गए, तो बाहर हो गए। उन्होंने 36 एमएलए मिलाए और 36 एमएलए को और राजमाता के जो समर्थित विधायक थे उनको लेकर के ये कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस से अलग होने की भी ये घटना है। बजट सेशन था, बजट तो खैर पास हो गया था, बस शिक्षा के ऊपर बजट होने वाला था। शिक्षा मंत्री उस वक्त परमानंद भाई पटेल थे, जो जबलपुर से विधायक हुआ करते थे। उन्होंने कुछ मांगे रखी जिसके ऊपर से ये तय हुआ कि इसमें वोटिंग होना चाहिए। बस यहीं जाकर के कांग्रेसी पंडित जी की गाड़ी फंस गई और वोटिंग में कांग्रेस सरकार हार गई और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा को गद्दी छोड़नी पड़ी। उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि पाटस्कर साहब गवर्नर थे कि मैं विधानसभा भंग करा के फिर से चुनाव कराऊंगा, मगर केंद्र से उनको समर्थन नहीं मिला। इंदिरा जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा जी ने इसकी अनुमति नहीं दी और गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। इस तरीके से ये मुख्यमंत्री बने। इनका जो कार्यकाल था बहुत कम समय का था और बहुत दिक्कत का था, क्योंकि राजमाता से भी इनकी बातें नहीं पटी। इनका जो पहले बार ये मुख्यमंत्री बने 30/7/1967 से 12/3/1969 तक, करीब लगभग पौने 2 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के सरदार आंग्रे से इनका कोई विवाद हुआ। इन्होंने जिस व्यक्ति को चेयरमैन नियुक्त किया था सरदार आंग्रे नहीं चाहते थे, मगर इन्होंने उस वक्त इनकी सुनी नहीं और अंतोगत्वा इन्होंने साफ कह दिया और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये अर्जुन सिंह जी से मिले और अर्जुन सिंह उस वक्त इनको निजामुद्दीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनके पास ले गए और ये कांग्रेस में इनकी पुनः वापसी हो गई। इंदिरा जी का काल था उस वक्त। ये जब कांग्रेस में वापस आए तो इंदिरा जी ने इनको मध्य प्रदेश में नहीं आने दिया और इनको बिहार का गवर्नर बना दिया। बिहार के गवर्नर का जो इनका कार्यकाल था वो 26 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 तक था। मैंने करीब 1 साल रहे ये गवर्नर। उसके बाद से धीरे 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 करके राजनीति से बाहर होते चले गए। 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया और
कांग्रेस का एक सितारा हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मलीन हो गया। मित्रों, अगर मेरा एपिसोड ये आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद। मित्रों, नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव आज आपके लिए मध्य प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री माननीय द्वारका प्रसाद मिश्रा के बारे में बात करेंगे। द्वारका प्रसाद मिश्रा जी का जन्म 5 अगस्त 1901 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। उन्नाव जिले का पठारी गांव था। इनके पिता का नाम पंडित अयोध्या प्रसाद था और इनकी माता का नाम रमा देवी था। ये बहुत पंडित परिवार में इनका जन्म हुआ था, मगर इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनके पिताजी रायपुर आकर ठेकेदारी का कार्य करने लगे और यहीं इनकी प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी शिक्षा इनकी यहीं पूरी हुई। इसके बाद ये कानपुर चले गए। इन्होंने कुछ शिक्षा कानपुर से प्राप्त की। जबलपुर आए, कुछ शिक्षा इन्होंने जबलपुर से प्राप्त की। उसके बाद ये इलाहाबाद से इन्होंने बीए किया और वहां से लॉ की डिग्री प्राप्त करके ये वकील बन गए, पर इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। ये ऐसे नेता थे जो कि नेहरू जी के संपर्क में आए, नेहरू जी के पिताजी के संपर्क में आए। मोतीलाल नेहरू जी के साथ इन्होंने काम किया। वो मोतीलाल नेहरू को अपना गुरु मानते थे। मोतीलाल नेहरू जी के संपर्क में आने के बाद और गांधी जी के भी संपर्क में आने के बाद इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ये कई बार जेल गए और इन्होंने 1932 में जेल गए, फिर उसके बाद ये 1940 में जेल गए। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त 1942 में ये पुनः जेल गए और इन्होंने जेल से एक कृष्णायन करके महाकाव्य लिखा। ये लेखक भी बहुत अच्छे थे, ये पत्रकार थे, ये बुद्धिजीवी थे और ये साहित्यकार थे, वकील थे। तो इन्होंने कृष्णायन लिखा, जो जिसमें कृष्णायन में कृष्ण भगवान के जन्म से लेके उनका स्वर्ग में प्रवेश तक की कथा है पूरी। वो आज भी प्रचलित है और लोगों को आज भी वो बहुत पसंद आती है। जेल में रहते हुए इन्होंने कई कर्मठ काम किए, कई और भी किताबें लिखी और इनका नाम काफी ऊपर हो गया। ये बहुत शौकीन तबीयत के थे। इनको सिगरेट पीने का शौक था। इनके हाथ में हमेशा एक सिगरेट हुआ करती थी। ये ब्रिज खेलने का इनको शौक था। इनको कुत्ते पालने का शौक था और इनको पढ़ने और लिखने का भी बहुत ज्यादा शौक था। 1937 और 1946 में ये केंद्रीय प्रांतों के महामंत्री रहे और इन्होंने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी, इंग्लिश में लिखी। इनके पास इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू की कमांड थी। ये उसमें महारत इनको हासिल थी चारों विषयों में, चारों सब्जेक्ट पे। इन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी उसका नाम था लिविंग इन एरा, जिसमें उन्होंने 20वीं सदी का पूर्ण वर्णन किया है, अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का पूरा वर्णन किया। अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में इसका अनुवाद भी बाद में किया गया। 1928 में लाहौर में जब लाला लाजपत राय जी की हत्या हुई अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज में, तो इन्होंने एक संपादकीय लिखा। उस वक्त ये दैनिक लोकमत और मां शारदा मासिक में काम करते थे। ये उस वक्त उसके पत्रकार थे। इन्होंने जो संपादकीय लिखा वो मोतीलाल नेहरू जी को बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी संपादकीय तो कोई वकील भी नहीं लिख सकता था, जबकि ये खुद ही वकील थे। और उससे ये उनके करीब आए और मोतीलाल नेहरू को ये अपना गुरु मानने लगे। कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होने के बाद भी इनका जवाहरलाल नेहरू जी से मेल नहीं खाता था और उसके कारण इन्होंने 13 साल वनवास भी भोगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इनको पसंद नहीं करते थे कई मामलों में। इसलिए इन्होंने एक बार फिर कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद 1962 में ये पुनः कांग्रेस में आए इंदिरा जी की मेहरबानी से, क्योंकि इंदिरा जी से इनका तालमेल ठीक था। इंदिरा जी ने इनके कार्य से प्रसन्न थी, इनको पसंद करती थी, तो ये फिर से कांग्रेस में आए और इन्होंने
काम शुरू किया। मंडलोई जी के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। 30 सितंबर 1963 में से लेके 8 मार्च 1967 तक ये पहले बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद दूसरी बार चुनाव के हो जाने के बाद 9 मार्च 1967 से 29/7/1967 तक 29 जुलाई 1967 तक ये मुख्यमंत्री रहे और इन्होंने सुचारू रूप से काम किया और क्योंकि ये बहुत तेज थे, कड़क थे, डिसिप्लिन वाले थे, इनकी कई खूबियां थी और इनके साथ कई विवाद भी जुड़े रहे। ये एक तो सिगरेट बहुत पीते थे। इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई क्योंकि इनकी नेहरू जी से नहीं पड़ती थी, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। इनकी पार्टी का जो नाम था वो था भारतीय लोक पार्टी और उस चुनाव में ये जबलपुर, नागपुर और छिंदवाड़ा से चुनाव लड़े मगर ये चुनाव हार गए। नाना नायडू करके इनका एक ड्राइवर हुआ करता था। ड्राइवर इनका बहुत मूल्य का था, विश्वसनीय था। कोई भी उटपटांग काम करने के लिए या कोई भी जवाबदारी का काम करने के लिए ये उसको बोला करते थे। इनके पास एक महिला आई, उसने बोला मेरी 15 साल की लड़की 2 दिन से लापता है। उसका नाम हसीना बानो था और उसने सीधा सीधा आरोप लगाया कि आपका जो ड्राइवर है ये लेके उसको भगा है। बड़ा हल्ला मचा, बड़ा विवाद हुआ, पेपरबाजी हुई और इनको बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे रहते हुए इस तरीके से कांड हुआ है। फिर इन्होंने दबाव देके उसको सिलेंडर कराया और उसको जब ड्राइवर आया तो उसने बोला कि हम लोगों ने विवाह कर लिया है, ये मेरी पत्नी है। तो मामला फिर दब गया, रफा दफा हो गया। उस वक्त की बात है जब अर्जुन सिंह यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे। पचमढ़ी में एक यूथ कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था, ये भी मंच पे बैठे थे और कांग्रेस के सभी दिग्गज उस वक्त उस सम्मेलन में बैठे थे। इन्होंने इत्तेफाक से रजवाड़ों पे कुछ हमला किया। राजमाता सिंधिया बिल्कुल आगे की पंक्ति में बैठी थी। इन्होंने बोला कि जो राजे महाराजे हैं ये लोकतंत्र के पक्षधर नहीं है, ये कभी कांग्रेस के पक्षधर नहीं हो सकते हैं। हमने कांग्रेस में आने के लिए किसी को रोका नहीं और इनको आगे बढ़ाना कांग्रेस के लिए और देश के लिए कभी ठीक नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। ये बात सुन के राजमाता सिंधिया के दिमाग में या उनके मन में बड़ा ठेस लगी उनको और उन्होंने कहा कहीं कि ये वाक्य जो उन्होंने बोला ये हवा में नहीं जाने दूंगी मैं। और यहीं से उनके मन में इनके लिए भयंकर विरोध शुरू हुआ और इन्होंने उनके हर मामले में विरोध करना शुरू कर दिया। एक बार ग्वालियर में जहां इनका प्रभाव क्षेत्र था, छात्रों का एक आंदोलन चल रहा था, पुलिस ने गोली चला दी और कुछ लोगों को गोली लग भी गई। राजमाता सिंधिया उस बारे में बात करने इनके ऑफिस में आई, तब ये मुख्यमंत्री बन गए थे। इनकी आदत थी कि कोई भी महिला आती थी तो वो उठ के खड़े हो जाते थे, मगर राजमाता को आना था तो ये उठ के अपने अंदर वाले रूम में चले गए और जब राजमाता आके बैठ गई तो ये बाहर आए। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने उनको सम्मान दिया मगर उन्होंने ये बता दिया उनको कि उन्होंने अपनी प्रेस्टीज या अपनी हेकड़ी कम नहीं की, कहने का मतलब मेरा। उसके बाद उन्होंने बात की और सीधे कहा कि अगर आप छात्रों की बात लेके आई हैं तो कृपया इस बारे में अपन कोई बात नहीं कर सकते। शास्त्री जी के देहांत के बाद इंदिरा जी ने इनको फोन किया और इनको बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है, आप तुरंत दिल्ली पहुंचे। ये दिल्ली गए, सब मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। ये चाहते थे कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन जाए, इन्होंने पूरी लॉबिंग की उसके लिए। और उस वक्त जो कांग्रेस अध्यक्ष थे वो कामराज नाडर थे, उनकी भी सहानुभूति इंदिरा जी की तरफ थी। वोटिंग हुई और इंदिरा जी जीत गई और फिर से भारत देश में पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। मगर इनके साथ इनको चाणक्य कहा जाता था। ये इंदिरा जी की सलाहकार थे मगर संजय गांधी से इनका मेल नहीं खा रहा था। इन्होंने एक जगह कहा भी कि मैंने मोतीलाल नेहरू जी के साथ काम किया, मैं उनको गुरु मानता हूं, अब मैं इनको कैसे मान सम्मान दूं या कैसे मानूं, ये तो मेरे से बहुत उम्र में छोटे हैं। इस कारण वो धीरे धीरे अलग हो गए। 1972 में ये इंदिरा जी का साथ छोड़ करके चले गए। उसके बाद फिर से वक्त आया, नेहरू जी, इंदिरा जी की हत्या हो गई।
संजय जी की भी डेथ हो गई और राजीव गांधी इस देश के जब प्राइम मिनिस्टर बने तो जब वो विवादों में फंसे, अपने कठिन समय में थे, तो अर्जुन सिंह ने उनसे सलाह दी कि आप उनको क्यों नहीं बुला लेते, उनसे सलाह लीजिए। तो उन्होंने अर्जुन सिंह जी के कहने पे इनको बुलाया और ये फिर एक बार दिल्ली आके राजू जी का साथ देने लगे, राजू जी के सलाहकार बन गए। इनके साथ एक विवाद और है, जब ये मुख्यमंत्री थे तो एक गुलाबी चना कांड हुआ जिसपे इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। गुलाबी चना कांड जो था वो इन्होंने चुनाव से पहले गुलाबी चने का निर्यात करने का आदेश दे दिया व्यापारियों को और उसके एवज में उन्होंने कुछ पैसे चाहे, मगर ये हल्ला मच गया और ये इससे इनका नाम बहुत ज्यादा खराब हुआ। मगर उस वक्त के खाद्य मंत्री थे गौतम शर्मा, कुछ गौतम शर्मा की भी गलती थी और ये मामला जो था तूल पकड़ गया और विधानसभा में इसके पीछे बहुत हंगामा हुआ। ये मुख्यमंत्री थे, इनके खिलाफ एक चुनाव याचिका दायर की गई और चुनाव याचिका जो थी कमल नारायण शर्मा जी ने की, जो इनसे चुनाव हारे थे। केवल 249 रुपए 72 पैसे के पीछे ये चुनाव याचिका हार गए और मुख्यमंत्री पद इनको छोड़ना पड़ा। हुआ ये कि इनके ऊपर जो चार्ज था वो ये था, इनके ऊपर जो आरोप था वो ये था कि इन्होंने 249 रुपए 72 पैसे अपने चुनाव में ज्यादा खर्च किए हैं और ये जबलपुर हाईकोर्ट से सिद्ध हो गया और इनको 6 साल के लिए राजनीतिक जीवन से इनको संन्यास लेना पड़ा। ये चुनाव नहीं लड़ सकते थे 6 साल। इसी बीच जब ये दिल्ली में पहुंचे, दिल्ली में रहने लगे, तो ये बीमार पड़ गए और इनका 15,000 रुपए का बिल कांग्रेस सरकार ने दिया, जिसपे बहुत ज्यादा विवाद हुआ। ये बहुत ज्यादा दुखी हुए और इन्होंने कहा कि ये पेमेंट मेरी तनख्वाह से काट लिया जाए। इस सब के बावजूद भी 13 मई 1988 में इन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली और एक विद्वान देश का देशभक्त, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। मित्रों, अगर ये मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद। मित्रों, नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं अमरेश कुमार श्रीवास्तव आज मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री श्री कैलाशनाथ काटजू के बारे में बात करेंगे। श्री कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे और पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। काटजू जी का जन्म जावरा में हुआ था, रतलाम जिले के जावरा। उस वक्त जोरा एक रियासत हुआ करती थी, रियासत में हुआ था। इनका जन्म 17 जून 1887 में हुआ था। इनके पिता जावरा, उस वक्त की जो जोरा रियासत थी उसके दीवान हुआ करते थे। ये जात से, समाज से ब्राह्मण थे और कश्मीरी पंडित थे ये, पर ये कश्मीर छोड़ के जावरा में आके बस गए थे। इनके पिता का नाम त्रिभुवन नाथ काटजू था और इनकी पत्नी का नाम इंद्र कुमार किशोरी था। इनके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं और ये उस वक्त का बहुत ज्यादा शिक्षित परिवार था। इनका पूरा परिवार या तो वकालत में था या न्यायाधीशों में था। इनके जो बड़े पुत्र थे ब्रह्मनाथ, ये हाईकोर्ट जज थे और हाईकोर्ट यूपी के चीफ जस्टिस भी बने। विश्वनाथ हाईकोर्ट जज रहे और इनके पुत्र माने इनके पोते, कैलाशनाथ काटजू जी के पोते मार्केंड काटजू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और ये सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। अपन कह सकते हैं कि उस वक्त का भी बहुत प्रतिष्ठित, शिक्षित और व्यवसायिक परिवार था। इनकी ऊपर एक कहानी है, ये राजनीति में नहीं आना चाहते थे
क्योंकि इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू के साथ वकालत करते थे। और ये नेहरू जी से 2 साल बड़े थे। नेहरू जी इन्हें भैया कहा करते थे, इसलिए नेहरू जी से इनका लगाव बहुत ज्यादा था और नेहरू जी का भी इनसे बहुत ज्यादा लगाव था। नेहरू जी चाहते थे कि ये राजनीति में आए। इनकी वकालत की उस वक्त की प्रैक्टिस 20-25 हजार रुपए महीना थी, इसलिए राजनीति में आना नहीं चाहते थे। नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को इस काम पे लगाया और कहा कि आप इन्हें किसी भी तरीके से राजनीति में आने के लिए तैयार करें। जब कारू जी से इन्होंने कई दौरों की बातचीत की मगर वो तैयार नहीं थे, और जब बहुत ज्यादा जोर दिया तो ये अपनी बैंक की पासबुक लेके आए। उस वक्त इनकी पासबुक में 13 लाख रुपए जमा थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस वक्त के 13 लाख की क्या कीमत थी। और उन्होंने कहा ये पासबुक मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं राजनीति में आऊं तो लोग ये नहीं कहें कि इन्होंने पैसा बना लिया। इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूं मेरी हैसियत आज की क्या है। इन्होंने जो वकालत की, इन्होंने आजाद हिंद फौज के सेनानियों से के लिए केस लड़ा, इन्होंने देशभक्तों के लिए केस लड़ा। आजादी के बाद इन्हें उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया और इन्होंने गवर्नर का कार्यकाल जो था इनका 15 अगस्त, जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक ये गवर्नर रहे। इसके बाद ये बंगाल के गवर्नर रहे। 2 साल उन्होंने बंगाल का भी गवर्नरी काम किया। उसके बाद 1952 के चुनाव में ये मंदसौर से सांसद चुने गए और सांसद चुनने के बाद नेहरू जी के मंत्रिमंडल में इन्होंने गृह विभाग संभाला, इन्होंने रक्षा मंत्रालय संभाला और इन्होंने बड़ी सुचारू रूप से काम किया। उसके बाद 1957 में जब मध्य प्रदेश का निर्माण हो चुका था और पहला आम चुनाव हुआ तो ये उस वक्त मुख्यमंत्री बन गए थे मध्य प्रदेश के और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और 1957 के चुनाव में उस वक्त 288 सीटें हुआ करती थी। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला और कांग्रेस को 232 सीटों पे विजय प्राप्त हुई और ये 1957 में पहले बार मुख्यमंत्री का पद इन्होंने ग्रहण किया। मुख्यमंत्री काल इनका बहुत सुचारू रूप से रहा। इन्होंने 5 साल बहुत अच्छा काम किया मगर इनके पीछे कई किस्से जुड़े। इन्होंने नई परंपरा भी डाली। जब उस वक्त जावरा रतलाम के आजू बाजू के इलाके में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा करता था, पानी की कोई साधन नहीं थे, मगर चंबल नदी वहां से बहती थी। इन्होंने चंबल पे बांध बनाने के लिए योजना आयोग से मंजूरी दे दी मगर योजना आयोग पैसा देने को तैयार नहीं था। इन्होंने जो बांध था उसका 25% जन भागीदारी से इकट्ठा किया चंदा और उस वक्त देश का पहला जन भागीदारी का कार्य था। अपन कह सकते हैं कि ये परंपरा काटजू साहब ने शुरू की थी। उसके बाद निर्माण काम शुरू हुआ और चंबल के ऊपर बांध बंद किया। इनके और भी किस्से हैं। एक बार ये छतरपुर गए और छतरपुर में एक प्रतिनिधि मंडल इनसे मिलने आया। उस वक्त के इनके उप मंत्री थे दशरथ जैन। इनके साथ लोग कुछ मिलने आए और दशरथ जैन ने एक एक लोगों का परिचय कराया कि ये फलाने हैं, ये ठिकाने हैं, ये फलाने हैं। काटजू जी भुलक्कड़ थे। काटजू जी ने उनसे पूछ लिया कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कह दिया मैं दशरथ जैन। अच्छा, बोलने लगे मेरे मंत्रिमंडल में भी तो एक दशरथ जैन है। तो उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा कि साहब वो मैं ही हूं। इस तरीके के उनके कई किस्से हैं। गांधी सागर बांध जब इनके नाम पे बनाया गया, इनके सहयोग से जन भागीदारी से बनाया गया, तब से इनको चंबल साहब भी कहा जाने लगा। ये चंबल साहब के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे उस वक्त। 1962 में जब फिर से आम चुनाव हुआ, इनका जब 5 साल पूरा हो चुका था, ये रीवा में एक बार चुनाव की मीटिंग में बैठे थे। चुनाव की कार्यवाही चल रही थी, नेहरू जी भाषण दे रहे थे। तो इनको इनके सबऑर्डिनेट ने, इनके अधीनस्थ अधिकारी ने एक तार दाके दिया और तार में लिखा था फौरन जावरा पहुंचे, मुश्किल है। ये समझ गया कि चुनाव का माहौल जो है मेरे खिलाफ जा रहा है और इत्तेफाक से ये चुनाव हार गए। कांग्रेस को तो बहुमत प्राप्त हो गया था
मगर ये चुनाव हार गए, कांग्रेस की सरकार बनी। मगर क्योंकि ये चुनाव हार गए थे, नेहरू जी को बड़ा अफसोस हुआ कि ये चुनाव हार गए, और उस वक्त जो हार गए थे तो बात खत्म हो गई। उसके बाद धीरे धीरे करके ये अपने शहर इलाहाबाद पहुंच गए, वहां ये स्थायी रूप से निवास करने लगे और इलाहाबाद के लिए काम करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे। किंतु 17 फरवरी 1968 में इलाहाबाद में इन्होंने अंतिम सांस ली और कांग्रेस ने एक प्रतिष्ठित एक सितारा हमेशा के लिए खो दिया। धन्यवाद मित्रों, अगर ये मेरा YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद। मित्रों, आपका नव चेतना YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अपन मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री या पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री जिनका नाम था श्री मंडलोई, इनका पूरा नाम था भगवतराव अन्नाभाऊ मंडलोई। इनका जन्म 15 दिसंबर 1892 में जिला खंडवा में हुआ था। खंडवा मध्य प्रदेश में एक छोटा सा जिला है जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा हुआ है। इनके पिता का नाम अन्नाभाई मंडलोई और माता का नाम नथुबाई मंडलोई था। इनकी जो शिक्षा थी, सागर से इन्होंने मैट्रिक किया। तो सागर से मैट्रिक करने के बाद ये जबलपुर आ गए। जबलपुर से इन्होंने बीए किया। बीए के बाद ये इलाहाबाद चले गए और वहां से उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की और इन्होंने लॉ बहुत अच्छे नंबरों से किया। 1917 से इन्होंने वकालत का काम शुरू कर दिया। उसके बाद 1919 से 1922 तक ये खंडवा के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ये नगर पालिका के सदस्य रहे और इनकी जो कर्म भूमि थी या जो इनका कार्य क्षेत्र था, जो इनकी श्रद्धा थी, वो खंडवा के लिए आई थी, क्योंकि खंडवा इनका पैतृक शहर था और इन्होंने अपना पूरा जीवन खंडवा के उत्थान और विकास के लिए लगा दिया। 1922 से 1925 तक ये खंडवा नगर परिषद के नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे। उसके बाद 1925 से 1933 तक और 1944 से 1948 तक ये नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। माने इन्होंने नगर पालिका के काम के लिए, नगर के विकास के लिए पूरा योगदान दिया। इनका पूरा जीवन करीब उसमें निकल गया। उसके बाद ये खंडवा की राजनीति से, ये खंडवा जिले की राजनीति से बाहर निकले और ये गांधी जी के संपर्क में आए। 1939 में इन्होंने आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जब गांधी जी ने आह्वान किया, 1942 में ये घंटाघर से एक भाषण देते हुए गिरफ्तार किए गए। 1947 में जब मध्य प्रांत और बरार का संविधान सभा के ये सदस्य चुने गए और इनको संविधान बनाने में इनका सहयोग लिया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मध्य भारत के नए मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। मध्य भारत को विलय करके नया मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। ये 31 अक्टूबर 1956 में हुआ। माने 1 नवंबर से मध्य प्रदेश का उदय माना जा सकता है। उसके बाद इन्होंने 1952 में, 1957 में और 1962 में तीन पंचवर्षीय योजना में या 3 बार विधानसभा में ये निर्वाचित हुए और इन्होंने खंडवा से बाहर निकल के पहले बार काम किया। मंडलोई जी पहले बार मिनिस्टर बने जब ये 1962 में चुनाव जीते थे। उसके बाद 31 दिसंबर 1956 में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर प्रसाद जी का हृदय गति रुक जाने के कारण दिल्ली में निधन हुआ, तो इनको पहले बार मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। इनका जो कार्यकाल था वो 31/1/1957 से केवल 21 दिन का रहा। 21 दिन बाद
इनको हाईकमान के निर्देश पे इनने अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ा और कैलाशनाथ कारजू इस प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बने। 1962 के आम चुनाव में कैलाशनाथ कारजू के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ी। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, मगर दुर्भाग्यवश कैलाशनाथ कारजू चुनाव हार गए। ये मुख्यमंत्री रहते हुए इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मगर कांग्रेस को तो बहुमत प्राप्त हो गया, मगर ये चुनाव हार गए। कैलाशनाथ कारजू के चुनाव हार जाने के कारण श्री मंडलोई जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया और इनका जो कार्यकाल था वो 12 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963 तक रहा। मगर क्योंकि कुछ राजनीति प्रदेश की कुछ ऐसी हो गई कि इनको इस्तीफा देना पड़ा और इन्होंने 29 सितंबर 1963 में इस्तीफा दे दिया। 29/9/1963 को इस्तीफा देने के बाद श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाया गया। द्वारका प्रसाद मिश्रा जबलपुर से निर्वाचित हुआ करते थे और उन्होंने फिर आगे का काम शुरू किया। 1967 में जब इनका कार्यकाल विधानसभा का पूरा हो गया तो इन्होंने ये धीरे धीरे करके अवकाश पे चले गए और इन्होंने अपना एकाकी जीवन शुरू किया। बहुत सादे और दृढ़ निश्चयी थे ये। 1970 में जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी इस देश में तो उन्होंने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1967 में जब ये सत्ता में नहीं थे और जब ये पहले मुख्यमंत्री थे तब ये इतने ज्यादा सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे, इनकी पहुंच इतनी आसान थी। एक बार की बात है कि बरेली जिला के कुछ लोगों ने इनसे शिकायत की कि फलाना कोई अफसर है जो इनको तंग करता है, काम नहीं करता है, ऑफिस में नहीं मिलता है, भ्रष्टाचारी है, इसका ट्रांसफर किया जाए। तो ये वादा करके आ गया कि हम ट्रांसफर कर देंगे। हमारे ये भूल गए। भोपाल में आके जब वो लोग फिर से मिले फिर से उन्होंने कहा था बोलने लगे हम अभी तुरंत कर देंगे और ये फिर भूल गए। इसके बाद घटना ऐसी हुई कि ये लोग जब वापस बरेली गए तो उन्होंने उस अफसर को पीट दिया। उससे बहुत हल्ला मचा और फिर इनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने उसका ट्रांसफर किया। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत सीधे साधे सज्जन और सीधा सीधा काम करने वाले सात्विक जीवन जीने वाले थे। 3 नवंबर 1977 में इनका निधन हो गया और इस देश ने अपना सपूत फिर से खो दिया। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया कर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद। मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नवचेतना YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन देश के 13वें राष्ट्रपति माननीय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी के बारे में बात करेंगे। श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में ग्राम मिराती, जिला वीरभूमि, जिला प्रदेश बंगाल में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये जाति से ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी का नाम शुभ्रा मुखर्जी था। इनकी एक लड़की और 2 बच्चे थे। लड़की का नाम शर्मिला था, अभिजीत लड़के का नाम था और इंद्रजीत लड़के का नाम था। इस तरीके से इनके 3 बच्चे थे। इनके पिता का नाम किंकर मुखर्जी था। ये जाति से ब्राह्मण थे। माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। इनकी शुरू की शिक्षा वीरभूमि में हुई थी। वीरभूमि के विद्यासागर कॉलेज से इन्होंने बीए करने के बाद लॉ किया था। 1920 में इनके पिता कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। इनके पिता 1952 से 1964 तक विधान परिषद के सदस्य रहे और वीरभूमि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। इनके पिता एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और ये इस संग्राम में इन्होंने कई बार जेल गई। ये करीब लगभग 10 वर्ष तक जेल में रहे। प्रणब मुखर्जी एक वकील थे और इन्होंने अध्यापन का भी काम किया।
बंगाल के में इन्होंने पत्रकारिता भी की। ये बंगला प्रकाशन, वीरभूमि में भूमि की पुकार, मातृभूमि की पुकार, बंगला प्रकाशन और मातृभूमि की पुकार में इन्होंने काम किया। प्रणब मुखर्जी बंग साहित्य परिषद के ट्रस्टी थे। अखिल भारतीय बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे कई वर्ष तक। इनको कई मानक डिग्री प्राप्त हुई। इन्होंने मानक डिग्री, इनको डिलिट की भी मानक डिग्री प्राप्त हुई। इनका संसदीय जीवन जो था वो करीब 50 दशक का था। 50 दशक करीब 50 वर्ष का था। ये 1969 से राज्यसभा में, 1969 के बाद 1975, 1981 और 1993 में ये राज्यसभा, 1999 में ये राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और इनका पूरा कार्यकाल करीब राज्यसभा में ही रहा। 1973 में ये औद्योगिक विकास मंत्री रहे और इन्होंने कई विभाग संभाले। 1982 से 1984 तक ये कई कैबिनेट मंत्रियों में इनका कार्य रहा। ये विशेषकर ये वित्त मंत्री रहे। इनका वित्त मंत्री काल इनका बहुत सुनहरा माना जाता है। 1984 के यूनानी पत्रिका के सर्वेक्षण के अनुसार ये विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री इनका मूल्यांकन हुआ। उस वक्त ये संस्था वित्त मंत्रियों की मूल्यांकन करती थी। इसका सबसे अच्छा ये हुआ इनके कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 1.1 अरब अमेरिकन डॉलर का ऋण की आखिरी किस्त भारत ने नहीं उठाई। इसमें इनका बहुत ज्यादा योगदान था। इन्होंने वित्तीय व्यवस्था कुछ इस तरह से की कि भारत का इसमें उसको लोन की जरूरत भारत को नहीं पड़ी। वित्त मंत्री कार्यकाल के वक्त में मनमोहन सिंह इनके रिजर्व बैंक के अध्यक्ष थे। मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के या विश्व के माने जाने अर्थशास्त्री थे। उनके सहयोग से इन दोनों का तालमेल बहुत अच्छा था और इन्होंने इस देश के कई वित्तीय संकटों से उभारा। इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी से इनके कई मामलों में मतभेद थे। इनको मंत्री नहीं बनाया गया, इससे ये रुष्ट हो गए। इन्होंने एक नई पार्टी बना ली। इनकी पार्टी का नाम था राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी और इन्होंने उसमें काम करना शुरू किया। मगर कुछ ही समय बाद दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और 1979 में राजीव गांधी की पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में इन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। पीवी नरसिंह राव जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने प्रणब मुखर्जी को देश का योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया और ये कैबिनेट मंत्री भी थे। इन्होंने दोनों काम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाए। 1995-96 में ये विदेश मंत्री रहे। 1997 में इन्हें उत्कृष्ट सांसद का उपाधि दी गई। इन्हें सबसे अच्छा सांसद माना गया। 1985 के बाद ये पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और पश्चिम बंगाल की प्रदेश राजनीति में ये वापस लौट गए। 2004 में जब कांग्रेस वापस सत्ता में आई, मनमोहन सिंह जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो ये राज्यसभा से निर्वाचित थे। राज्यसभा से निर्वाचित होने के कारण प्रणब मुखर्जी को, जो कि जहांगीर से चुनाव जीत के आए थे, लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाया गया और उन्होंने बखूबी उसका काम किया। प्रणब मुखर्जी ने विदेश, राजस्व, परिवहन, संचार, आर्थिक मामलों में, वाणिज्य, उद्योग आदि में पूर्ण रूप से काम किया और इन्होंने इन सब विभागों को बहुत अच्छे से संभाला। वे कांग्रेसी संसदीय दल के नेता भी रह चुके थे। ये विधायक, जिसमें इस संसदीय दल में कांग्रेस के विधायक और सांसद आते थे, ये उस दल के भी ये नेता रहे हैं। 10 अक्टूबर 2008 में इन्होंने विदेश सचिव के साथ धारा 123 पर हस्ताक्षर किए, जो कि इनका एक बहुत अच्छा काम है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशिया विश्व बैंक, औद्योगिक विकास बैंक के प्रशासनिक सदस्य भी रहे और इन्होंने उस पर अच्छा काम किया। ये उस वक्त सोनिया गांधी के, जो कि कांग्रेस अध्यक्षा थी,
सलाहकार थे। ये उनको राजनीतिक सलाह दिया करते थे। 1991 से 1996 तक ये योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। 2007 में इन्हें भारत का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। 26 जनवरी 2019 में इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। 10 अगस्त 2020 में 12:07 पे इनको अस्पताल में भर्ती किया गया। इनका ब्रेन हेमरेज हो जाने के कारण इनकी सर्जरी की गई, पर चिकित्सकों के, डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद भी इनको बचाया नहीं जा सका और 31 अगस्त 1920 में इनका निधन हो गया। और भारत ने एक होनहार नेता, भारत माता ने अपना एक होनहार सपूत हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मित्रों, अगर ये मेरा YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद। मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना YouTube चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन देश के 12वें राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 में नारगढ़ गांव में महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ था। इनकी पति का नाम देवी सिंह रतन सिंह शेखावत था। राष्ट्रपति काल जो इनका रहा वो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। इनकी शिक्षा महाराष्ट्र और पुणे में हुई। इन्होंने एमए किया। एमए के बाद इन्होंने लॉ किया। इनके पिता का नाम नारायण राव पाटिल था। ये टेबल टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थी और इन्होंने टेबल टेनिस में कई इनाम जीते, कई चैंपियनशिप जीती और इन्होंने टेबल टेनिस में अपना अच्छा नाम किया। 1962 में एमजी कॉलेज में जब ये पढ़ती थी तो ये मिस क्वीन चुनी गई। एमजी कॉलेज की मिस क्वीन चुनी गई और उसी वर्ष इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और ये पहले बार एमएलए बनी। इनका विवाह 7 जुलाई 1965 में एक शिक्षाविद देवी सिंह रण सिंह शेखावत जी से हो गया और इनके एक पुत्र और एक पुत्री थे। शेखावत जी के पूर्वज राजस्थान के रहने वाले थे, राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले थे, मगर रोजी रोजगार के लिए ये लोग महाराष्ट्र में आके जलगांव में बस गए थे। 27 वर्ष की आयु में यह राजनीति में आई और 1962 से 1985 के बीच में ये 5 बार विधायक रही। ये कभी चुनाव नहीं हारी। 1962 से 1985 तक यह महाराष्ट्र में राज्य मंत्री रही और इन्होंने कई विभागों में काम किया। जैसे इन्होंने यातायात में काम किया, विधि में काम किया, इन्होंने आवास पर्यावरण में काम किया। उसके बाद 1972 से 1978 तक ये कैबिनेट मिनिस्टर रही और यहाँ भी इन्होंने स्वास्थ्य में, मद्य निषेध में, आवास में, विषयों में, विभागों में काम किया। जून 2019 में इनको मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, जो विदेशी नागरिकों को दिया जाता है। इनको ये देश की दूसरी राष्ट्रपति थी। इससे पहले वेंकटरमन जी को दिया गया था। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे भारत में इससे पहले यह पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया था। उसके बाद कलाकारी क्षेत्र में सतीश गुजराल जी को दिया गया था और उद्योगपति में रघुपत सिंघानिया जी को दिया गया था। ये एक मान सम्मान की वाली बात होती है। ये कई लोगों को दिया गया। इसमें राजस्थान की ये प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। ये इनका कार्यकाल 2004 से 2007 तक रहा। ये कह सकते हैं अपन 9 नवंबर 2004 से 23 जुलाई 2007 तक ये रहा। इन्होंने, इनके जो पूर्व में थे वो थे मदन लाल खुराना। इन्होंने मदन लाल खुराना से चार्ज लिया था और इनका जो उत्तराधिकारी बने वो बने अखलाक उर रहमान किदवई। ये इन्होंने उनको अपना चार्ज दिया था। राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ लड़ा और इन्होंने करीब 3 लाख वोटों से उनको हराया।
इनको जो मत प्राप्त हुए थे वो हुए थे 6,38,116 और शेखावत जी को जो प्राप्त हुए थे वो हुए थे 3,31,306। इस तरीके से इन्होंने 3 लाख मतों से, जिसकी मूल्य होता है मतों का, 3 लाख मतों के मूल्य से इन्होंने चुनाव जीता था। इन्होंने अपना चार्ज या अपना जो इनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे प्रणब मुखर्जी। इन्होंने अपना चार्ज सेंट्रल हॉल में श्री मुखर्जी को सौंपा था। वैसे 1985 में ये राज्यसभा में भी पहुंची, ये राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई और 19 नवंबर 1986 से 5 नवंबर 1988 तक ये राज्यसभा की उपसभापति रही। 1986 से 1988 तक इन्होंने कई समितियों की अध्यक्षता की, क्योंकि ये राज्यसभा में थी। इन्होंने कई समितियों की अध्यक्षता की, उसके लिए कार्य किया। 1989 से 1990 तक ये पीसीसी प्रमुख भी रही, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही है महाराष्ट्र की। 8 नवंबर 1904 को इन्होंने राजस्थान के गवर्नरशिप से इस्तीफा दे दिया था। गवर्नरशिप में इनके कई विवाद रहे। कोई भी बड़ा नेता होता जो कार्य करता है उसके खिलाफ विवाद होते ही हैं। इनका जो प्रमुख विवाद था वो ये था, जब ये गवर्नर थी राजस्थान में तो इन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के डर से राजस्थान में महिलाओं ने पर्दा शुरू किया। इसका घोर विरोध हुआ और इसको मुस्लिम विरोधी बताया गया। राजस्थान के जो पुराने साहित्यकार थे, जो पुराने इतिहासकार थे, उन्होंने भी ये बात को गलत बताया। इससे इनकी भर्त्सना हुई बहुत ज्यादा। एक मामले में और इनकी बहुत ज्यादा भर्त्सना हुई। इन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम में कह दिया कि जो मेरे गुरु हैं स्वर्गवासी, उनसे उनकी आत्मा से मेरी बात होती है। इन दोनों बातों को लेके उनकी बहुत ज्यादा भर्त्सना हुई और बड़े लोगों के साथ विवाद तो जुड़ता ही है, इनके साथ और भी विवाद जुड़े रहे। इनके पति के ऊपर भी एक आरोप रहा कि इन्होंने अपने सहकर्मी स्कूल शिक्षक को आत्महत्या के लिए उकसाया। इस तरीके से कई विवाद रहे, मगर इनका कार्यकाल बेदाग रहा और इन लोग बाग इनको आज भी याद करते हैं। मित्रों, मेरा ये YouTube चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो आप कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद। दोस्तों, आपका नव चेतना YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव आपके लिए देश के 10वें राष्ट्रपति श्री कोच्चिरील रमन नारायणन जी के बारे में बात करेंगे। ये देश के पहले हरिजन आदिवासी राष्ट्रपति थे। इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम उषा नारायणन था। इनकी शिक्षा शुरू से इनके गांव में ही हुई और ये बहुत गरीब परिवार से थे। उस वक्त छुआछूत का बहुत जोर था हिंदुस्तान में। ये 15 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाते थे। इनके पास किताबें नहीं होती थी, इनके पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसा नहीं होता था। ये बहुत ही गरीब, बहुत और निचले स्तर के परिवार से थे। ये अपने स्कूल में ये स्थिति थी कि स्कूल में इनको बाहर निकाल दिया जाता था, तो ये खिड़की के पास खड़े होकर या दरवाजे के पास खड़े होकर क्या पढ़ाया जा रहा है ये लिखते थे। अपने दोस्तों से किताबें लेके घर में पढ़ते थे, मगर इन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ी नहीं। दोस्तों की मदद से इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1931 से 1935 तक ये अपर लेडी लॉरेट कॉलेज स्कूल में इनका एडमिशन हुआ और इन्होंने वहां पे विद्या प्राप्त की। उसके बाद 1937 में मेरी हाई स्कूल मेरिट में इनको एडमिशन मिला, जहां से इन्होंने हाई स्कूल किया। उसके बाद इन्होंने 1940 में CMS स्कूल से इंटरमीडिएट किया और 1943 से में इन्होंने BA आर्ट्स में किया, उस पर MA किया। इनकी जो भाषा थी वो इंग्लिश थी। इन्हें इंग्लिश लिटरेचर में किया त्रावणकोर विश्वविद्यालय से। और ये क्योंकि मेधावी छात्र थे, होशियार थे, इसलिए इनका रुझान बहुत था। इनको हर आदमी मदद करते थे। ये पहले दलित थे उस इलाके में जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन में डिग्री प्राप्त की, इसलिए इनका नाम बहुत ज्यादा हो गया।
1944 और 1945 में जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, इन्होंने द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पेपरों में काम किया। इसका इन्होंने करस्पॉन्डेंस किया। 10 अप्रैल 1945 को इन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू किया और गांधी जी से जो इनकी मुलाकात थी उससे गांधी जी भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इनको आर.डी. टाटा जी ने मदद की, पढ़ाई में मदद की और इनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन दिला दिया। तो ये लंदन चले गए आगे की पढ़ाई के लिए। 1942 में ये भारत लौटे। उस वक्त इनके जो प्रोफेसर थे मिस्टर लास्की, इन्होंने इनको नेहरू जी से मिलवाया और नेहरू जी से इनकी पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। नेहरू जी भी इनसे काफी प्रभावित रहे और नेहरू जी ने इनको नौकरी के लिए ऑफर किया और ITS में इनकी नौकरी नेहरू जी ने लगवा दी। 1949 में ये उसी सिलसिले में ये बर्मा चले गए और इन्होंने बर्मा में काम किया। 1954 में ये दिल्ली के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बच्चों को पढ़ाया करते थे। वो आए, वहां से इन्होंने बच्चों को ट्यूशन स्कूल में टीच करना शुरू कर दिया। 1954 में इन्होंने स्कूल में पढ़ाने के बाद 1978 में ये IFS का काम समाप्त हो गया था। IFS का कार्य समाप्त हो गया था। तो 1979 से 1980 तक 2 साल के लिए ये नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में उप कुलपति रहे। माने इनका पूरा जीवन करीब करीब शिक्षाविद में ही गया है। इंदिरा जी ने 1980 में इनको 1980 से 1984 तक राजदूत बनाया अमेरिका का। तो इन्होंने भारत के लिए काम किया अमेरिका में राजदूत बन के। 1984 में इंदिरा जी के आग्रह पे, जब इंदिरा जी की हत्या से पहले इंदिरा जी जब जीवित थी, प्रधानमंत्री थी इस देश की, तो उन्होंने इनको राजनीति में आने के लिए ऑफर किया और ये राजनीति में आने के लिए तैयार हो गए। 1984 से लगातार ये 3 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए केरल से और इन्होंने कांग्रेस का एक आधार बनाया केरल में। 1985 में जब इंदिरा जी की डेथ हो गई और राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने इस देश के, तो उन्होंने इनको मंत्रिमंडल में लिया। ये विज्ञान, टेक्नोलॉजी और विदेश विभाग का इन्होंने कार्यभार संभाला। 1979 में ये कांग्रेस के विपक्षी सांसद रहे। 1979 में कांग्रेस हार गई थी और विपक्षी पहले बार इस देश में लोकसभा में विपक्षी दल शासन में आया था। 1979 में ये दूसरी बार लोकसभा के लिए केरल से निर्वाचित हुए। इस वक्त दुर्भाग्य से कांग्रेस हार गई थी और ये विपक्ष के नेता बनाए गए। 1992 में जब कांग्रेस फिर से सत्ता में आई, श्री नरसिंह राव जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। 1992 में ये पहले बार हरिजन उपराष्ट्रपति बने। फिर 17 जुलाई 1997 को ये राष्ट्रपति बने और 2002 तक ये राष्ट्रपति का इन्होंने कार्यभार संभाला। नवंबर 1905 में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल नई दिल्ली में इनको निमोनिया का दौरा पड़ा या निमोनिया का इनको हो गया था, जिससे इनका देहांत हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। शांतिवन के बाजू में इनकी समाधि आज भी है, इस समाधि को एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। मित्रों, मेरा ये YouTube चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।